हेलो स्टूडेंट्स, एलएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी सीरीज के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आईआईटी एडवांस 2023 के लिए रिवीजन के क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, रिवीजन कैसे करें, इसके लिए हम लोग एलएन के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको गाइड करेंगे, जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप गारंटेडली आईआईटी एडवांस 2023 जो 4 जून को होने वाला है उसमें बेहतर से बेहतर रैंक सिक्योर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स के गाइडेंस को आप बहुत ही गंभीरता के साथ सुनें, उनको फॉलो करने का प्रयास करें। यह आपको हर हाल में बेहतर रैंक सिक्योर करेगा। सबको आइडिया है कि आईआईटी में बेहतर रैंक के लिए केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है 2 तरीक़ों से। एक, इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा, यह आपको प्लेंटी ऑफ टाइम सेव करता है ताकि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी आप समय दे सकें और उनमें भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। अब इस सेशन में गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सीनियर फैकल्टी सुदर्शन गुहा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी रामाशीष पॉल सर, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं नीरज कुमार आपको गाइड करूंगा इस सेशन में, जिससे आप आईआईटी में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। इस प्रोग्राम का नाम ही हमने रखा है इफ़ेक्टिव नेसेसरी रिवीजन। नेसेसरी रिवीजन मतलब हर हाल में उन टॉपिक्स को जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बतलाएंगे उन पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अब इस सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुदर्शन गुहा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गाइड करें। थैंक यू नीरज सर। वेलकम टू ऑल जेईई एस्पायरेंट्स। आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से गाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो जेईई एडवांस एग्ज़ाम है इसमें आप सजेस्टिव वे में नहीं दे सकते हो। इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एग्ज़ाम कि ये टॉपिक आपने पढ़ के चले गए तो फिर उनमें से क्वेश्चन आ गया आप जीत गए। तो इस तरीका का एग्ज़ाम ये नहीं है। सबसे पहले तो मन से इस चीज़ को हटाना होगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर देखा जाए अभी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उनके अनुसार मैं आपको बताऊँगा प्रेडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों जो टॉपिक है तीनों टॉपिक को इन जनरल दे आर कंसिडरिंग एज अ थ्योरी। तो ये जो थ्योरी पार्ट है इसका एप्लीकेशन के लिए जो आपको टॉपिक आते हैं, क्या चैप्टर आते हैं, दैट इज मेटलर्जी, ब्लॉक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड एंड न्यूली एडेड द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें ये अप्लाई होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन पढ़ना सभी चीज़ है। एंड जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन यू सी भैया द प्रेडिक्टेबल में से आपको क्वेश्चन इन जनरल नहीं दिख रहे आपको। 2018 से लेकर 2022 तक की अगर हम लोग बात करें तो एक ही क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल से आया था। मतलब क्या है कि द प्रेडिक्टेबल दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स एंड व्हिच इज गोइंग टू बी अप्लाइड एवरीवेयर। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल से कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होने लगा। एंड सिमिलरली यू सी वही यार केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको ये पूरे सालों में आप 4 ही क्वेश्चन आए थे। एंड फिर वही बातें आ रहा 2018, 19 एंड 20। यही यहाँ पे देखिए आप केमिकल बॉन्डिंग के 11th पोर्शन से 4 क्वेश्चन है और 12th पोर्शन से 1 क्वेश्चन है और 22 में 1 आया। कुल मिला के हम लोग बताऊंगा कि इनका एप्लीकेशन जो ब्लॉक केमिस्ट्री में है वो उधर जा रहा है। बेसिक केमिस्ट्री यहाँ से ले रहा है, अप्लाई दूसरी जगह में कर रहा है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि द केमिकल बॉन्डिंग शायद अनइम्पोर्टेंट है, बट इट इज नॉट लाइक दिस। इट इज अनइम्पोर्टेंट, रेदर इट इज द हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड विदाउट दैट वन यू कैन नॉट गो अहेड। एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डेंसिटी जस्ट यू चेक इट बहुत ज़्यादा है। तो आप दिख ही रहो यहाँ पे 2018 में 4 क्वेश्चन, 19 में 1 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3 एंड 22 में 1। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ रहा है। मेटलर्जी ऑल्सो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक में देखो आप बहुत ज़्यादा है। तो वहीं केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा अप्लाई करने का जो जगह है दैट इज़ अ पी ब्लॉक। इट इज़ अ ह्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द बोरॉन फैमिली से लेकर आपको ग्रुप 18 तक की जो बातें हैं
तो इट इज़ ह्यूज एनफ, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग अप्लाई होने का चांसेस भी ज़्यादा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। सॉल्ट एनालिसिस इज अनदर वन जी। ये सॉल्ट एनालिसिस एंड ब्लॉक केमिस्ट्री ये दोनों बिल्कुल इस तरीके से मतलब ओवरलैप सिचुएशन में आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू कैन नॉट गो फॉर द सजेस्टिव वे। एंड वन थिंग मैं लास्टली मैं बताऊंगा कि द हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ए ब्लॉक एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर छोटा छोटा है, एंड ये तीनों चैप्टर दिस ईयर एडेड फर्स्ट टाइम। तो उम्मीद है कि इस तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आने का एक एक क्वेश्चन भी अगर आ भी जाए तो देन ऑल्सो आई कैन टेल यू कि बहुत ही नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम होते हैं उसमें, इतना ही आप पढ़ते हुए आप बहुत आसानी से इनमें से स्कोर कर सकते हो है। और बाकी इम्पोर्टेंट सभी है, एंड उस तरीके से आप पढ़ते रहे, और बाकी जैसे आपको पढ़ाए गए यहाँ पे, और बाकी आपको क्या बोलूँ, जिस तरीके से एलन का गाइडेंस पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो फिर इन दैट वे यू गो फॉर द रिविजन, है ना। फिर एक बात याद दिला देता हूँ कि जस्ट यू काउंट योर सेल्फ, पेज आफ्टर पेज रिवाइज ना करे, जस्ट यू एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को टच करे, एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड इट आउट विद इन योर माइंड, एंड आंख बंद करके देखे कि वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करिए, एंड इन दैट वे यू कैन डू इट, एंड जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, एंड जस्ट यू सी ओवर हियर कि कहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आपको कौन सी ईयर में, सब्जेक्टिव कितना आया था, ऑब्जेक्टिव कितना आया था। 2018 में आप देखो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव आया था और सब्जेक्टिव आपको 2 आया था, उनमें से आपको इजी मीडियम टॉप का कैटेगरी भी आपको बना दिया गया, एंड उसमें भी रिएक्शन बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड वो बात भी क्लासिफिकेशन भी दे दिया गया। एंड सिमिलरली 19 में भी देखो आप, ऑब्जेक्टिव 8 है, सब्जेक्टिव में 3 है, एंड किसी साल में थोड़ा ज़्यादा, किसी साल में थोड़ा कम, राइट, ये चलते रहता है। एंड ओवरऑल अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो ऑलमोस्ट 1/3 तो आता ही है। तो पहले कम, बहुत पहले की बातें करें तो उसी समय इनऑर्गेनिक कम आता था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी लास्ट 10 ईयर्स की बातें करें, लास्ट 10 ईयर्स में भी अगर आप देखा जाए तो इन दैट केसेस ऑल्सो इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन इज 1/3 और समटाइम्स 40% तक भी चले जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन डोंट यू टेक इट वेरी लाइटली एंड गो अहेड। I hope it will be very helpful to you. Now, I am requesting Ramasis Paul sir to continue the same for organic chemistry. Thank you, Goa sir. Students, hello students, how are you? I hope everybody is very fine. आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गाइड करेंगे, एंड आप लोग में बहुत सारे बच्चे इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि ऐसा आपको लगता है कि जब मैं बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए और नहीं करना चाहिए, कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। जैसे गोवा सर ने बताया कि जो एडवांस में आप इस तरीके से कैलकुलेटिव वे में नहीं चल सकते, इट्स नॉट ए कन्वेंशनल टाइप ऑफ एग्ज़ाम। कभी हमने देखा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया, कभी हमने देखा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम है। तो हाउ टू गेट ऑप्टिमम रिजल्ट विद गिविंग मिनिमम टाइम, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले लेट अस लुक एट द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब कॉन्सिस्टेंटली लास्ट 5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आए पर ईयर। यू कैन अंडरस्टैंड कितने इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो एरोमेटिक केमिस्ट्री में बच्चे को ये रहता है कि जैसे क्या आता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आपने देखेंगे कि एनसीईआरटी में हर चैप्टर्स में एरोमेटिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल्स अल्कोहल ईथर के बाद फेनॉल दिया है। फॉर एग्जांपल्स एल्डिहाइड कीटोन में बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन दे दिया। सो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको बता दूं, जैसे फेनॉल प्रिपरेशंस करके उन्होंने ड्रग्स बना दिए। कोल्बे रिएक्शंस आप जानते हैं, राइमाटिमन रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होता है। सो उधर अपने नाइट्रोबेंजीन प्रिपरेशंस करके उनको रिडक्शन करके एनिलीन बना के, फिर डायजोटाइजेशन करके बेंजीन डायजोनियमाइन बना के, फिर अलग अलग रिएक्शन कर दिए। कभी वो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बना दिए, कभी वो डायजो कपलिंग करके एजोडाई बना दिए। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्रीडल एल्काइलेशन करके उसको अल्काइल बेंजीन बना के फिर ऑक्सीडेशन कर दिए, फिर उसमें डिफरेंट एस्टरिफिकेशन करा के पॉलीमर्स एक बना दिए। मतलब इस तरीके से
मतलब अलग अलग रिएजेंट यूज करके मल्टी स्टेप में रिएक्शंस करके कैलकुलेशन बीच में डाल देता है। मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो 50% यील्ड में कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वन चैप्टर कॉन्सिस्टेंटली, एक चीज दिखाई दे रहा है इसमें, वन चैप्टर कॉन्सिस्टेंटली एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड। एक क्वेश्चन ईदर एमिनो एसिड may be preparations by Gabriel Thalliamite process, may be preparation by HVZ process, may be उसका reactions, peptide linkage का structure, आप जानते हो कितनी important होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट में ओपन चेन स्ट्रक्चर का डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, फिर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, और ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। सो इस तरीके से स्मॉल टॉपिक्स जो अगर आप करके जाएंगे, और ये क्वेश्चन बेसिकली वो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड होते हैं जिसमें और इधर उधर रिलेशंस नहीं देते हैं, अलग टॉपिक नहीं आता है। सो इसमें आपको करना चाहिए ये टॉपिक। एंड इस बार डीएनए एंड आरएनए पर्टिकुलरली एडवांस में इंक्लूड हुआ। मेरे को लगता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए आरएनए का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर्स जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको अच्छे से करिए। फिर हेलोजन डेरिवेटिव में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, यू नो कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट। एंड ग्रिग्नट बना के डिफरेंट ग्रिग्नट का रिएक्शंस करा के और रिएजेंट्स में फोकस कीजिए। आप देख रही हो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें रिएजेंट्स जैसे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया जो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कराता है अल्कोहल में। ये सब आपको रिएजेंट्स में फोकस करना चाहिए। जीओसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है, आपने देखा होगा, वही एसिड एक्सटेंट, बेसिक एक्सटेंट पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म भी बहुत कम क्वेश्चंस है, उसमें नया नया अगर क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं। जैसे रिजिड काइडल सेंटर दे दिया, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेशन, डिफरेंट काइडल सेंटर में कोई काइडल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके आपको बोल दिए कितना स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। एंड मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब हाइड्रोकार्बन से वो बेंजीन में चला जाएगा, एल्काइन का पॉलीमराइज करके बेंजीन में चला जाएगा, फिर बेंजीन का रिएक्शन करा देंगे। फिर अल्कोहल बनाया HBO MDM प्रोसेस में, फिर आगे जाके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके फिर कंडेंसेशन रिएक्शन करा देंगे। मतलब कंटिन्यूसली इस तरीके से क्वेश्चन आता है जो रिलेटेड होता है। मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए, बट कौन सा रिएजेंट क्या करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको अच्छे से पढ़ो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, जो टफनेस लेवल जो कैसे ईयर वाइज कैसे टफ एंड मीडियम एंड इजी। लास्ट ईयर 2022 में आप देख सकते कि इजी क्वेश्चंस हमने दिया ही नहीं, मतलब बच्चे को इजी नहीं लगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन इजी मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बट एक्चुअली वो इतने सारे रिएजेंट्स था, उसमें कैलकुलेशन डाल दिए तो थोड़ा सा उसको इजी नहीं लगा। उसमें जैसे आपको बता दूं एक छोटा सा पॉइंट, केरियस प्रोसेस, ब्रोमीन एस्टिमेशन, सल्फर एस्टिमेशन। वो सल्फर एस्टिमेशंस, ब्रोमीन एस्टिमेशन बेसिकली इट्स ए मोल कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन डाल दिए और ऊपर से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिए, सल्फर को इंट्रोड्यूस करा दिए, ब्रोमीन में अल्कोहल के साथ रेड पी प्लस ब्रोमीन रिएक्शन करा दिए। सो बच्चे को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। 2021 में 5 है मीडियम एंड टफ क्वेश्चंस, इजी आता है, बट रिएजेंट्स अगर आप बीच में एक रिएजेंट मिसिंग हो जाते हैं, मतलब वो रिएजेंट्स आपने यूज समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। ऐसा तो डिफिकल्ट नहीं आता है, थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोल कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए इस तरीके से। और 11 से क्वेश्चंस बहुत कम आता है और 12 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज यू नो कि रिएक्शन मैकेनिज्म सारे 12 का ही है पार्ट। हैलोजन डेरिवेटिव से लेके आगे बायोमोलिक्यूल्स तक ये 12 का पार्ट है, तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर ही क्वेश्चन सारे रिएजेंट जहां पे रिएक्शंस दे रहा है वहां पे ये सब क्वेश्चन ही ज्यादा आएगा। 11 से सिर्फ जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन बेस्ड क्वेश्चन, कुचर ऑफ रिएक्शंस आप उठा लीजिए, आप मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ उठा लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। घबराने का कोई बात नहीं है, अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी आप देख सकते, सही ढंग से पढ़ेंगे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। Hope you will do your best, and I would like to invite Neeraj sir for giving tips on physical chemistry. थैंक यू पॉल सर। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करें तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं।
कभी किसी टॉपिक में ब्रेक भी होता है, नहीं भी पूछे जाते हैं, बट मोर और लेस सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दिलाऊंगा, जैसा सर ने भी कम से कम 3-4 बार मोल कंसेप्ट का नाम ले लिया। इसमें आप देखेंगे तो मोल एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, बट रियल प्रैक्टिस में दे वेयर नॉट द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट। डायरेक्ट मोल के कैलकुलेशंस जेईई एडवांस नॉर्मली नहीं पूछता है। सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर या एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, इनके मेजरमेंट्स को एक बार आप पढ़ लें, वो पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस जैसे मल्टीपल प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन पूछ दिया मोर देन वन करेक्ट में, तो वो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लें। अदरवाइज मोल के मोस्टली क्वेश्चन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ही होते हैं। कोई भी रिएक्शन मेटालर्जी का, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर मेटालर्जी का एक क्वेश्चन दे दिया, लेड के एक्सट्रैक्शन, और आपसे मोल का कैलकुलेशन करवा लिया। अभी जैसा पॉल सर ने बतलाया, ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस में मोल के कैलकुलेशंस डाले जाते हैं। मोल कंसेप्ट से यदि हम और अलग टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक मैं कहूँगा गैसियस स्टेट, भले इसमें क्वेश्चंस कम दिख रहे हैं, एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसके क्वेश्चन इफेक्टिवली आपको दिख रहे हैं। गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर हर हाल में कमांड करना है। आपके पास अभी से जितना भी समय बचा हुआ है, आप तो एक शेड्यूल बांध दें कि हर दिन कुछ न कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक के बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपको इक्वली फिजिक्स में भी स्कोर करता है। फिजिक्स में भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इन टॉपिक को तैयार करने का मतलब जेईई एडवांस में दोनों पेपर मिला के 7-8 क्वेश्चन के सॉल्व होने की गारंटी है। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें वो थर्मोडायनेमिक्स डाल देता है, एंट्रोपी कैलकुलेट करवा लेगा। डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स पर हर हाल में कमांड करें। और थर्मोडायनेमिक्स बेहतर करने के लिए थोड़ा गैसियस स्टेट का भी आइडिया चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वगैरह चाहिए। इसके अलावा जैसे आप इक्विलिब्रियम चैप्टर देखें, हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मोस्टली वे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, बट यदि उनके क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस की जाए, लगातार प्रैक्टिस की जाए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज केमिकल इक्विलिब्रियम। सिर्फ इसमें थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशंस के ध्यान रखने पड़ते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम पर कमांड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर साल क्वेश्चंस लगभग पूछे गए, अच्छी संख्या में पूछे गए हैं। सिर्फ 2019 में दिख नहीं रहे हैं एक भी क्वेश्चन, बट बाकी सालों में देखिए तो लास्ट 2 ईयर से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैल्वेनिक सेल वाले क्वेश्चन में अक्सर वह पीएच या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को यूज़ करता है सेल के कंस्ट्रक्शन में या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन में। तो यदि आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम पर अच्छी पकड़ नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो सकती है, जो एकदम लगातार पूछे जाते हैं। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में बड़े टॉपिक्स में एक थर्मोडायनेमिक्स पर कमांड करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कमांड करना है। अब यदि छोटे छोटे टॉपिक जो एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री मोस्टली मेमोरी बेस्ड होता है, छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं कोलवाइड के जो दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्रिस्टल्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को एक बार दिमाग में रखना है। लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर कुछ सालों में उन्होंने आसान क्वेश्चन को भी थोड़ा ग्राफ वगैरह की मदद से हॉरेबल बनाने का प्रयास किया, बट इनफैक्ट यदि आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो फिर से मैं फाइनली समराइज़ कर रहा हूँ टॉपिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 3 पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड है। सॉलिड स्टेट यदि आप स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिक्विड सॉल्यूशन सिर्फ फार्मूला के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम आराम से सॉल्व होते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन से घबराना नहीं है। अब हम लोग थोड़ा टफनेस लेवल की यदि बात करें तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री वेल नोन है कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आप इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस की संख्या कम है, सब्जेक्टिव में ज़्यादा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी होते हैं। इजी मीडियम टफ में हम लोगों ने इजी कैटेगरी में क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डालें, टफ वाली संख्या हमारे लिए कम है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यदि आपको फार्मूला या कंसेप्ट पता है तो सॉल्व हो जाते हैं। इसमें
मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जैसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही क्वेश्चन में 8 रिएजेंट उन्होंने दे दिया। आई थिंक सर ऐसा ही हो रहा है। yes, sir. तो It उन happens. हाँ, तो उन स्थिति में क्या है कि आपको 8 रीएजेंट का एक्शन या एक तरह से 4-5 चैप्टर पर अच्छी पकड़ चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में शायद उतनी बेदर्दी से वो लोग मिक्स नहीं करते हैं टॉपिक, तो मोस्टली फार्मूला पर 1 या 2 स्टेप में बन जाते हैं जेई एडवांस के भी क्वेश्चन, इसलिए इजी कैटेगरी वाले ज़्यादा हैं। सिर्फ इसमें प्रैक्टिस अच्छी चाहिए क्वेश्चंस की। कैलकुलेशन बेस्ड तो है ही हैं इसमें क्वेश्चन। 11 और 12 में आप देखेंगे तो लगभग इक्वल सा है वेटेज। 11 का थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है कि थर्मोडायनेमिक्स वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, प्लस चूँकि मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेस्ड हैं वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो आपको यह थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। यह होगी फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब हम लोग एक दो छोटी चीज़ों को और डिस्कस कर लें। सबसे पहले मैं गुहा सर से जानना चाहूँगा कि सर इनऑर्गेनिक के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का जेई एडवांस में क्या रोल है और पढ़ने के बेहतर सोर्स क्या हो सकते हैं जिससे बच्चे इनऑर्गेनिक में और अच्छा कर सकें। एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है। आप जितना जेई मेन के लिए तैयारी करके रखे हैं उन्हीं का सपोर्ट में ही आप चलते रहें। बाकी जो आगे दिशा हम लोग बता के रखा है उनकी हिसाब से चले और अपना दिमाग चालू रखे कि क्वेश्चन को पढ़िए, उनको फील को समझे, किस डेप्थ तक पहुँचे हैं वहाँ तक समझे बात को एंड उनके अनुसार आप बताइए। जैसे कुछ कुछ केसेस में एनसीईआरटी में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं, बट जो भी है एंड वो सारे बात क्या हो जाते हैं कि अगर कंट्रोवर्शियल है भी, इन दैट केसेस आपका चैलेंज का स्कोप रहता है, तो फिर उसी केस में मतलब आईआईटी एडवांस का जो अथॉरिटी है दे इज़ टू टेक केयर मच बेटर। सो बिकॉज ऑफ दैट इज नीड नॉट टू वरी अबाउट कि द कंट्रोवर्सी में करूँ क्या ना करूँ क्या, जो आपका दिल चाहते हैं कि दिस इज करेक्ट एंड वी हैव द सपोर्ट फ्रॉम आवर टीचर फ्रॉम एलन एंड दे विल बी सपोर्टिंग यू कि इसका करस्पॉन्डिंग सोर्स जो आपको पढ़ाए गए वो कोई सपोर्ट से ही पढ़ाए गए, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि द कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में क्या करना है। और एक बात है कि इनको लेकर पैनिक ना हो जाए। अगर ये एनसीईआरटी एक बातें बोल रहा है, टीचर ने और एक पढ़ा, इनको लेकर पैनिक होने का कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। कैसा नहीं है कि टोटल पेपर में आपको अगर क्या बोले आपको 21 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 21 क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल नहीं होते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं। एंड इवन आई कैन टेल यू 2018-19 ये दोनों सालों में मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री पेपर में कोई कंट्रोवर्शियल बातें थे ही नहीं। इवन अब 1-2 जगह में उन लोगों ने पेपर ऐसे ही सेट किया था, 1-2 जगह में कंट्रोवर्सी बन सकते थे, लेकिन साइड में एक छोटा सा ब्रैकेट में एक वर्ड्स ऐसे लिख दिए थे कि जिसके कारण वो कंट्रोवर्सी हट गए। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि द कंट्रोवर्सी आ जाए तो क्या हो जाएगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, एनसीईआरटी जैसे आपने सपोर्ट में ले रखा उनको आप जरूर रखें, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग एल्स। जैसे आपको पढ़ाए गए उनके ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिस अच्छे से करें। और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, सर ने ऑलरेडी कवर कर ही लिया बात को कि जो मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट आजकल इसमें फैल गए, मतलब इनऑर्गेनिक की तरफ से भी ऑर्गेनिक की तरफ से भी लेते हुए इस बात को आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट। एंड बाकी सर को सर अब यही क्वेश्चन मैं पॉल सर से पूछूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें, एनसीईआरटी को कितना वेटेज दें, क्लास नोट्स को कितना वेटेज दें। सर एनसीईआरटी को बच्चे को हम बोलते हैं यू कंसिडर एज ए टेक्स्ट बुक। जैसे हर बच्चे के पास एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, उसमें मतलब हर चीज़ तो नहीं है, और हम ये नहीं कह सकते कि ऑल क्वेश्चंस इन IIT JEE एडवांस 2023 विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। आई कैन नॉट से, बट इतना जरूर कह सकते कि जो एनसीईआरटी एक सपोर्ट देता है, मेंस में जितना इंपॉर्टेंस दिखाई देता है एनसीईआरटी का, उतने इंपॉर्टेंस एडवांस में नहीं दिखाई देता है। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी का सम टॉपिक्स आर गुड एंड वो टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कुछ पार्ट इस बार एडवांस में इंक्लूड किए, वो आप जरूर गो थ्रू करें। डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर सब गो थ्रू करें, और बाकी आपके पास जो एलेंस का, टीचर्स का, जो ही सर का नोट्स है आप उसको गो थ्रू करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट,
मतलब IIT JEE का जो पेपर्स है, अगर आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे एडवांस का, तो आपको ये समझ में आएगा देयर इज ए ह्यूज रेंज। मतलब एक साल में कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा आया और एक साल में वो टॉपिक आया ही नहीं। मतलब यू कैन नॉट से कि एक साल में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस काफी दिखाई दिए और एक साल में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस था ही नहीं। तो ऐसा बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से, मतलब आपको एनसीईआरटी एज ए टेक्स्ट बुक आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपका क्या नाम है CBSE करिकुलम है तो आपको एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो, आपका पार्ट है, तो इट विल बी गिव यू एक सपोर्ट देता है। बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एडवांस के लिए हम लोग को ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज होता है, एडवांस का जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, वो बच्चे को कम समझ में आता है। ऐसा मतलब अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो आप जब तक वो चीज को नहीं पढ़ेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तो शायद नया क्वेश्चन आपको शायद नहीं बनेगा। तो जस्ट गो थ्रू द सॉल्विंग एडवांस क्वेश्चंस लास्ट एटलीस्ट 5 years, आप उसको सॉल्व कर सकते। एंड कुछ मेंस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी आए जो एडवांस में भी वो थोड़ा सा दे दिया इस तरीके से। रीएजेंट मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे सर ने कहा, नीरज सर ने, एक पर्टिकुलर टॉपिक फिजिकल में जैसे आता है, ऐसा ऑर्गेनिक में एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। मेनली सर 80% क्वेश्चन सर, मोस्ट ऑफ देम 80% क्वेश्चन में 4 टॉपिक 3 टॉपिक तो मिनिमम होता है, तो वहां पे आपको कमेंट होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड रिएजेंट्स, अलग अलग रिएजेंट्स अलग अलग, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, KOH प्लस Br2, KOH प्लस Br2 इधर आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड भी रिएक्शन कर रहा है, कोई KOH प्लस Br2 ब्रोमोफॉर्म में रिएक्शन करा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, अगर आपका दिमाग में चल गया KOH Br2 मींस हॉफमैन ब्रोमामाइड, वो गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, उसी हिसाब से हम KOH Br2 को मानेंगे। सो रिएजेंट्स में फोकस करें, मेन रिएक्शंस में जो थोड़ा सा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा उसमें फोकस करें, बस। आई थिंक इतना कर ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस बात तो मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ सर, कि खास करके जो टॉपिक इस साल नया ऐड हुए हैं IIT JEE एडवांस के सिलेबस में, उनके लिए तो बेस्ट इज द, आप तो एनसीईआरटी का ही जो है वही आप फॉलो करें। एग्जैक्टली, एंड दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि उनके लिए एग्जैक्टली उन लोगों ने कितना बाहर जाएगा नहीं जाएगा इसके तो कोई आइडिया है नहीं। आपके पास एक ही सोर्स है, दैट इज एनसीईआरटी। सो DNA RNA NCERT मैंने एग्जैक्टली, जैसे हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का तो और कोई सोर्स है नहीं, सो बेटर यू शुड गो ओनली फॉर दैट एनसीईआरटी। सर प्लीज। यस सर, सिमिलर थिंग मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा। एनसीईआरटी एज अ टेक्स्ट बुक तो आपको देखनी ही है। जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं सॉलिड के, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स या मेमोरी बेस्ड, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सरफेस केमिस्ट्री, वो नॉर्मली एनसीईआरटी से ही आते हैं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उनसे रिलेटेड आप कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड थ्योरी ज़रूर रिवाइज़ करना। अब वो रिवाइज़ करने का सोर्स बेहतर है आपका क्लास नोट्स हो या एनसीईआरटी बुक है सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो वह है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा आइडिया लगा होगा और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड फील कर रहे होंगे जो हम लोगों ने अभी गाइडेंस दिया। इसी तरह का सेशन डिफरेंट टॉपिक्स में भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने डाले हुए हैं, आप उनको भी देखें, ताकि हर हाल में आप JEE एडवांस 2023 में बेहतर से बेहतर रैंक सिक्योर कर सकें। ऑल द बेस्ट, विशिंग यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।